जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और हमारे चैनल की वीडियोस आपको अच्छी लग रही होंगी और जीएसटी का कोर्स आप अच्छे से सीख रहे होंगे। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। जीएसटी के अंदर हम सेक्शन 7 कर रहे थे, सप्लाई की डेफिनेशन। सप्लाई की डेफिनेशन क्या थी? ऑल फॉर्म्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज अरे ये पेन कौन सा दे दिया भाई, ये हमारे एडिटर साहब भी ना पता नहीं क्या करते रहते हैं। चलिए जी, all forms of goods or services or both such as sale, transfer, barter, exchange, license, rental, lease or disposal made or agreed to be made for a consideration by a person in the course or furtherance of business। समझ में आ गया? गुड्स और सर्विसेज और बोथ की अगर आपने सप्लाई किया, इंक्लूसिव डेफिनेशन है, जो आप समझ रहे हो वो तो है ही है, ये भी है। गुड्स की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन, क्या क्या छोड़ना था? क्या सर्विसेज छोड़नी थी? नहीं, सर्विसेज में गुड्स को छोड़ना था। मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज और ग्रासिंग क्रॉप्स वगैरह, वो एक्शनेबल क्लेम वगैरह, वो सब अभी आएगा धीरे धीरे करके, ठीक है। सर्विसेज में क्या क्या छोड़ना था? अदर देन गुड्स एंड मनी एंड सिक्योरिटीज, ठीक है जी। उसके बाद हमने पढ़ा आरडब्ल्यूए वाला केस कि अगर आरडब्ल्यूए रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन या कॉमर्शियल वेलफेयर एसोसिएशन, मैं उसको सीडब्ल्यूए कह देता हूं एक इजी टर्म्स में, इंडस्ट्रियल वेलफेयर वगैरह किसी भी वेलफेयर के लिए। ट्रेड यूनियन के लिए याद रखना है कोई लिमिट नहीं है, ट्रेड यूनियन के लिए कोई लिमिट नहीं है, उसकी मेंबर से कितनी मर्जी भी कंट्रीब्यूशन आए, दैट इज टोटली एग्जेम्प्ट, ठीक है जी। ओके जी, ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 7(1) हमने किया ए और डबल ए। अब हम करते हैं सेक्शन 7(1)(b), ठीक है जी। आरडब्ल्यूए का केस हमने अच्छे से कर लिया था। आरडब्ल्यूए के अंदर अगर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है तो 7500 रुपए पर मेंबर पर फ्लैट की आपको एग्जेम्पशन मिलेगी। अगर कॉमर्शियल है तो 1000 रुपए, ट्रेड यूनियन है तो एग्जेम्प्ट। एग्जेम्पशन कहाँ है? 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट, याद रखना है, पेपर में लिख के आना है। 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट के अंदर एग्जेम्पशन है, ठीक है। कुछ बच्चे कहते हैं सर, बाकी टीचर्स तो ये कहते हैं कि हमें जरूरत ही नहीं है एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन याद करने की। दोस्तों अपनी नॉलेज जाहिर करो पेपर के अंदर कि हाँ यू नो एवरीथिंग, ठीक है। आपको पता है जब एक ही नोटिफिकेशन है एग्जामिनेशन की तो 12/2017, आप उसकी अमेंडमेंट मत देखो, बेस नोटिफिकेशन तो याद रखो। आप ये भी लिख सकते हो 12/2017 एज अमेंडेड अप टू डेट, ठीक है। चलिए अब हम बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट क्या कहता है जी? सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज। क्या यहां पे गुड्स लिखा है? क्या यहां पे गुड्स लिखा है? आंसर इज नो। व्हाई? क्योंकि गुड्स विल बी ट्रीटेड इन कस्टम्स एक्ट। कस्टम्स एक्ट आज भी अबॉलिश नहीं हुआ, ठीक है जी। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फॉर ए कंसीडरेशन, सर अभी तक हम जो भी चीज पढ़ रहे हैं उन सब में कंसीडरेशन वर्ड लिखा आ रहा है, ठीक है जी। वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, अरे यहां पे कुछ नया आया। अभी तक इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो रहा था, अब यहां पे लिखा है वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अब एक बात समझिए, मैं रहता हूं अपने घर में, ये मेरा घर है जी, ठीक है जी, ये मेरा घर है। मैंने किसी बाहर के बंदे से कुछ सर्विस ली यूएसए से कि भैया मेरे घर का डिजाइन बनाओ यूएसए के डिजाइन के अकॉर्डिंग, और मैंने उसको पैसा दिया मान लो 5 लाख रुपए। क्या इस केस में फॉल हो गया? इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फॉर ए कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। भाई बिजनेस के लिए कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, अगर किसी फॉरेनर को पैसा दे दिया तो जीएसटी एप्लीकेबल हो गया। क्या रूटीन में भी पैसा दिया जाता ही होगा अगर आप इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हो? देखो दोस्तों, दो चीजों के लिए यूज कर सकते हो आप, कमर्शियल पर्पस, रेजिडेंशियल पर्पस। अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया था वो सारा कमर्शियल पर्पस था। अब यहां पे रेजिडेंशियल पर्पस के लिए भी अगर आपने किसी को बाहर पेमेंट की तो रिवर्स चार्ज में जीएसटी लगता है। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फॉर ए कंसिडरेशन,
वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, वो बिजनेस के बढ़ाने के लिए यूजफुल हो या ना हो, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। इस पॉइंट को अभी डिटेल में करने वाले हैं दोस्तों हम, ठीक है, इस पॉइंट को अभी हम डिटेल में करने वाले हैं। अरे मिट जा भैया, क्यों मजे ले रहा है? हाँ, एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 मेड और एग्रीड टू बी मेड विदाउट ए कंसिडरेशन, यानी कि आपको एक इजी याद करने का तरीका सेक्शन 7(1)(b जो है वो विदाउट कंसिडरेशन की बात करता है पूरा। इंपोर्ट भी विदाउट कंसिडरेशन, शेड्यूल 1 विदाउट ए कंसिडरेशन। क्या सप्लाई की कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी है? एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 मेड और एग्रीड टू बी मेड विदाउट ए कंसिडरेशन। सर बिना पैसों के कोई काम करवाया, उस पर जीएसटी कैसे लगाओगे, वैल्यू कैसे निकालोगे? वो भी आएगा दोस्तों, धीरे धीरे करके हम वहां भी जाएंगे। अभी के लिए आप ये समझो, शेड्यूल 1 के अंदर चाहे पैसा इन्वॉल्व हो या ना हो, उस पर जीएसटी लगेगा। कैसे लगेगा वो भी आएगा, ठीक है जी। वेयर सर्टन एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस, अभी हम आगे बढ़ रहे हैं सेक्शन 7(1)(a), वेयर सर्टन एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस कंस्टिट्यूट ए सप्लाई, सप्लाई की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 के अंदर जो सप्लाई की डेफिनेशन है वो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। देन दे शैल बी ट्रीटेड आइदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज एज रेफर टू इन शेड्यूल 2। ये शेड्यूल बनाए हुए हैं दोस्तों गवर्नमेंट ने ना, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3। ये क्यों बनाए गए हैं? क्योंकि इन मैटर्स पे बहुत लड़ाई रहती थी, फाइट रहती थी एसएससी की और डिपार्टमेंट की, तो गवर्नमेंट ने उसको पहले ही लिख दिया, भैया अगर सप्लाई की कंडीशन सेटिस्फाइड है और शेड्यूल 2 में वो चीज फॉल कर रही है, यानी कि सप्लाई की कंडीशंस में क्या क्या हो गया, एक तो बाय ए पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस और फॉर ए कंसिडरेशन, यानी कि शेड्यूल 2 में कंसिडरेशन इन्वॉल्व होगी ही होगी, तभी वो शेड्यूल 2 का जीएसटी एप्लीकेबल करवा पाएगा, अदरवाइज शेड्यूल 2 में जीएसटी एप्लीकेबल नहीं करा पाओगे। अब मैं अभी सारे इकट्ठे दे रहा हूं, आएंगे हम शेड्यूल 1 पे भी आएंगे, शेड्यूल 2 पे भी आएंगे। अब सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 क्या कहता है? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 में जो भी लिखा है उसको भूल जाओ। अब आप समझ रहे हो मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर आपको ये क्यों कराया था, नॉट विथ स्टैंडिंग वगैरह लॉ के जो रूल्स हैं वो इसलिए कराए थे ताकि आपको लॉ पढ़ने में मजा आए। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 के अंदर जो भी लिखा है उसको जाओ भूल। एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3 और सच एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस अंडरटेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। दोस्तों अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को कोई एग्जम्पशन नहीं थी, कुछ भी नहीं था। अब यहां पे लिखा है सच एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी इन विच दे आर एंगेज्ड एज पब्लिक अथॉरिटीज, ठीक है, एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द काउंसिल। हम नोटिफिकेशन के तहत आपको बता देंगे। shall be treated neither as the supply of goods nor a supply of services। उनको ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा ना सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। किस किस को? जो शेड्यूल 3 में लिखा हो, यानी कि शेड्यूल 3 को हम एक और चीज बोल सकते हैं नेगेटिव लिस्ट। जो चीज शेड्यूल 3 में लिख दी गई उस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है जी। सर शेड्यूल 3 में कोई जीएसटी नहीं लगेगा? हाँ जी, शेड्यूल 3 में कोई जीएसटी नहीं लगेगा। और जो एक्टिविटी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी ने करी इन विच दे आर एंगेज्ड एज पब्लिक अथॉरिटीज, जिसके अंदर वो पब्लिक अथॉरिटी की तरह, जैसे कि एमसीडी हो गई, एमसीडी कोई काम कर रही है, ठीक है, तो एमसीडी मान लो आपसे कलेक्शन ले रही है किसी भी चीज की, ठीक है, म्युनिसिपल कमेटी आपसे कलेक्शन ले रही है, उस पर क्या जीएसटी लगेगा? ठीक है। सच एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस अंडरटेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इन विच दे आर एंगेज्ड एज पब्लिक अथॉरिटीज। अब एक और बात समझो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपसे जीएसटी लिया, क्या उस पर भी जीएसटी लगेगा क्या? आंसर इज नो, दे आर एंगेज्ड एज पब्लिक अथॉरिटीज एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द काउंसिल। मतलब पहले मैं 5 लाख रुपए का जीएसटी जमा कराता हूं, फिर गवर्नमेंट कहती है इस पे हम लोगों को जीएसटी और चाहिए 18%। क्या लॉजिकल है दोस्तों? नहीं है ना, इसीलिए उन्होंने इसको स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट किया, ठीक है। बेसिकली नेगेटिव लिस्ट बोलूंगा मैं। तो क्या हम इसको एक चीज बता सकते हैं शॉर्ट में सेक्शन 7 को? 7 क्या बोलता है? सेक्शन 7(1) प्लस इंपोर्ट ऑफ सर्विस
प्लस शेड्यूल 1 प्लस शेड्यूल 2 माइनस शेड्यूल 3। क्या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं? इजी अपने याद करने के लिए, घोटा मारने के लिए। घोटे मारने वाले बच्चे ध्यान दें। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 प्लस इंपोर्ट ऑफ सर्विस प्लस शेड्यूल 1 प्लस शेड्यूल 2 माइनस शेड्यूल 3। मेजरली इसको याद रखने का ये तरीका है। शेड्यूल 1 को प्लस करना है, प्लस का मतलब इस पे जीएसटी लगेगा, शेड्यूल 2 पे भी जीएसटी लगेगा, शेड्यूल 3 माइनस मतलब इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई प्लस इंपोर्ट ऑफ सर्विस, ठीक है, प्लस शेड्यूल 1 प्लस शेड्यूल 2 माइनस शेड्यूल 3। ठीक है जी। शेड्यूल 1 विल बी विदाउट कंसिडरेशन। शेड्यूल 2 के अंदर शेड्यूल 1 की सारी कंडीशन सेटिस्फाई, सॉरी सेक्शन 1 की सारी कंडीशन, सप्लाई की डेफिनेशन की सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी है। लेकिन क्या शेड्यूल 3 में कोई कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी है? आंसर इज नो। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1, मतलब शेड्यूल 3 में जो आइटम्स लिखे हुए हैं अगर उसके ऊपर कंसिडरेशन भी इन्वॉल्व है, पर्सन भी इन्वॉल्व है, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी है, तो भी जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है बात? यानी कि कंडीशन सेटिस्फाइड हो या ना हो शेड्यूल 1 में, विदाउट ए कंसिडरेशन, ऑब्वियसली अगर वो कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है तो शेड्यूल 1 तो है ही है। शेड्यूल 2 के अंदर सारी कंडीशन सप्लाई की सेटिस्फाई होनी जरूरी है, बाय ए पर्सन होना चाहिए, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। ठीक है जी। चलिए जी, अब हम दोबारा आते हैं इंपोर्ट ऑफ सर्विस के ऊपर जहां हम थे। ये अब हमने इसकी डेफिनेशन को याद करने का तरीका निकाल लिया है। अच्छा जी, चलिए जब हम दोबारा आते हैं, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फॉर ए कंसिडरेशन। सर विदाउट ए कंसिडरेशन हो तो? सर मैंने अपने घर के लिए विदाउट ए कंसिडरेशन किसी से सर्विस ली आउटसाइड इंडिया से, विदाउट कंसिडरेशन, मैंने उसको कोई पैसा नहीं दिया सर, तो क्या यहां पे कवर होगा? आंसर इज नो, क्योंकि यहां पे लिखा है इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फॉर ए कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है तो सेक्शन 7(1)(b) के अंदर आप फॉल नहीं करोगे और जीएसटी नहीं लगेगा। रुको, अब रुको, गवर्नमेंट बहुत तेज है हमारी। उसने क्या किया, शेड्यूल 1 के अंदर लिखा कि भैया जो चीजों पे विदाउट ए कंसिडरेशन हो ना तब भी जीएसटी लगा देंगे, और यहां पे लिख दिया इसको। आइए अभी देखते हैं क्या लिखा गवर्नमेंट ने। शेड्यूल 1.4, ये शेड्यूल 1 का दोस्तों .4 है। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, क्या गुड्स है क्या? नहीं सर, गुड्स तो कस्टम्स में जाएगा। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय ए पर्सन, टैक्सेबल पर्सन हटा दिया उन्होंने, एक चीज नोट करो, टैक्सेबल पर्सन हटा दिया इन्होंने, पर्सन कर दिया इसको। टैक्सेबल पर्सन 1 फरवरी 2019 से इन्होंने चेंज कर दिया। फ्रॉम ए रिलेटेड पर्सन, आपने किसी रिलेटेड पर्सन से, और फ्रॉम एनी ऑफ हिज एस्टेब्लिशमेंट्स आउटसाइड इंडिया, आपका दोस्त था या आपका रिलेटिव था? क्या दोस्त है या रिलेटिव है? रिलेटेड पर्सन। सर रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन भी तो देखनी पड़ेगी ना आज। हाँ बच्चों, रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन भी देखनी पड़ेगी आज। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय ए पर्सन फ्रॉम ए रिलेटेड पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सर क्या एक बात बताओ, आपने किसी यूएसए के बंदे से सर्विस ली, ठीक है, आपको फ्री में सर्विस देगा? आपसे बिना पैसा लिए आपका काम करेगा? आंसर इज नो। तो कंसीडरेशन, नॉन रिलेटेड पर्सन है तो 100% वो पैसा लेगा ही लेगा। आपका भाई, चाचा, ताऊ का लड़का, इस तरीके का कोई रिलेटिव है तो वो हो सकता है आपको फ्री में सर्विस दे दे। ठीक है, अगर पैसा इन्वॉल्व है ही तो सेक्शन 7(1)(b) में आप फॉल कर गए, वहीं जीएसटी लग गया। आपका रिलेटेड पर्सन है वो, ठीक है जी, रिलेटेड पर्सन है, आपने उससे सर्विस ली, ठीक है, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ली। अगर आपने अपने घर के लिए ली तो
जीएसटी नहीं है एप्लीकेबल। इस पर हम एक चार्ट भी करेंगे अच्छे से ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए होनी चाहिए, कंसिडरेशन नहीं हो तो भी काम चलेगा, जीएसटी हम तब भी लगा देंगे प्रोवाइडेड वो बिजनेस के लिए हो। मैंने अपने आर्किटेक्ट भाई जो आउट ऑफ इंडिया जा चुका है उसको बोला भाई मेरे को घर बनाना है, मुझे आर्किटेक्ट सर्विसेज वहीं यूएसए से बैठे बैठे दे दे। उसने कहा ठीक है भाई, तेरे लिए कोई चार्जेस नहीं है, मौज में। मैंने कहा बहुत बढ़िया, मेरा भाई है, मुझे कोई चार्जेस नहीं लगा रहा, ठीक है, तो जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि मैं अपने घर के लिए ले रहा हूं, बिजनेस के लिए नहीं ले रहा। सॉरी, ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है, बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है। आइए एक छोटा सा चार्ट इस पे देखते हैं। हमने एक चार्ट बनाया हुआ है इस पे, वो मैं आपको दिखाता हूं। हाँ जी, दिस इज द चार्ट। अभी हमने पढ़ा है, ये पेज नंबर भी मैं आपको दिखा देता हूं, कौन सा नंबर है इसका, पेज 3.20। import of services by a person from a related person or from his establishments located outside India without consideration, obviously क्योंकि हमने पढ़ा है शेड्यूल 1 will be without consideration in the course or furtherance of business shall be treated as supply। इसको हम सप्लाई मान लेंगे अगर आपने अपने किसी रिलेटेड पर्सन से सर्विसेज ली विदाउट कंसिडरेशन। अब रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन भी देखेंगे आराम से। अब एक बार इसको समिफ करते हैं और एक चार्ट के थ्रू, इस चार्ट की मदद से समझते हैं। इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया आपने, कंसिडरेशन इन्वॉल्व है। पहली बात तो अगर आप इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हो, अगर कंसिडरेशन इन्वॉल्व है तो आंख बंद करके सेक्शन 7(1) भी लगा देना, चाहे बिजनेस के लिए हो या ना हो, बिजनेस के लिए हो या ना हो, सेक्शन 7(1) भी लग गया, बाय डिफॉल्ट सप्लाई काउंट हो गया। समझ में आ रहा है दोस्तों? अगर पैसा इन्वॉल्व है, आपने बाहर वाले बंदे को पैसा दिया है इंपोर्ट ऑफ सर्विस कराने के लिए, ठीक है, क्या यहां पे रिलेटेड का कुछ आना जाना है? सर पैसा जहां इन्वॉल्व हो गया वहां चाहे रिलेटेड हो चाहे अनरिलेटेड हो, एक ही रूल लगेगा, सेक्शन 7(1)(b), importation of services for a consideration whether or not in the course or furtherance of business, बिजनेस के लिए हो या ना हो, जीएसटी लगेगा। अब पैसा नहीं दिया गया, यहां पे बवाल शुरू होता है। आपने पैसा नहीं दिया, विदाउट कंसिडरेशन आपने लिया। सर विदाउट कंसिडरेशन, पहली बात, क्या रिलेटेड पर्सन ही होगा? आंसर इज यस। अगर अदर केसेस होंगे इट इज नॉट अ सप्लाई। मतलब आपने किसी बिना जान पहचान वाले बंदे से सर्विस ले ली, उसको कोई पैसा नहीं दिया, जीएसटी नहीं लगेगा। मौज लो, गवर्नमेंट कहती है मौज लो, तुमने तो बाहर वाले बंदे के पैसे मार लिए भाई, बाहर वाले बंदे के पैसे मार लाए तुमको, तो तक तो ताज मिलना चाहिए भाई साहब। ना तो तुम्हारी उससे कोई जान पहचान, ना तुम्हारा कोई रिलेटेड पर्सन हो, उससे तुमने फ्री में काम करा लिया। वाह भाई वाह, ये टेक्निक हमको भी सिखा दो यार, है ठीक बात है। तो भैया अगर आपने किसी बाहर के बंदे से बिना पैसे दिए काम करा लिया तो उस पर कोई जीएसटी नहीं है, इट इज नॉट अ सप्लाई। अब वो रिलेटेड पर्सन है और इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। अगर बिजनेस नहीं है, घर के लिए कोई सर्विस ली है किसी बाहर के बंदे से, उस पे भी जीएसटी नहीं है। सर आज बड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है, आज बड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है। सर अगर आपने बिजनेस के लिए, चाहे रिलेटेड पर्सन हो चाहे कोई भी हो, पैसा दिया तो जीएसटी लगेगा। सर अगर रिलेटेड पर्सन नहीं है और बिना पैसे दिए काम करा लिया तो जीएसटी नहीं लगेगा। और अगर रिलेटेड पर्सन है और बिजनेस के लिए उससे काम में हेल्प लिया आपने अपने बिजनेस के लिए, तो सप्लाई सेक्शन 7(1)(c) प्लस पैरा 4 शेड्यूल 1। सर क्या लॉजिक है, उन्होंने घर के लिए क्यों एग्जाम किया रिलेटेड पर्सन से? सर मेरा भाई है, मेरा घर बनाने में मेरी मदद कर रहे हो, क्या दिक्कत है गवर्नमेंट को, क्यों चाहिए जीएसटी हमसे? मेरे ऑफिस में मदद कर रहा है जिससे मैं ऑफिस के अंदर सेल्स बाद में निकालूंगा, वो अपने दिमाग से मुझे बता रहा है ऐसा बनाएगा तो तेरी सेल्स बढ़िया होगी, तो जीएसटी दे दो ना भाई सरकार को। आप सेल्स करोगे ना फ्यूचर में, आप उसको बिजनेस मोटिव के लिए यूज कर रहे हो ना, भाई के एक्सपीरियंस को आप बिजनेस मोटिव के लिए यूज कर रहे हो,
तो जीएसटी दे दो ना यार सरकार को। ठीक है, तो आइए एक बार इसको रिपीट करते हैं दोबारा से। अगर आपने इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया, पैसा दिया बिजनेस के लिए हो या ना हो, सप्लाई। सर अब एक बात बताओ, मेरा रिलेटेड पर्सन है, मैंने उसको पैसा दिया या नहीं दिया? अगर मैंने उसको पैसा नहीं दिया, अगर रिलेटेड पर्सन को पैसा दे दिया तो यही फॉलो हो जाओगे भैया, नीचे मत आना। फिर अगर रिलेटेड पर्सन भाई ने भी पैसा मांग लिया तो भाई हो गया ना, भाई तू सेक्शन 7B में ही ठीक है, फिर मेरे लिए तो बिना पैसे के काम करेगा तो बता भाई, ठीक है ना? अगर पैसा इन्वॉल्व हो ही गया फिर क्या लड़ाई है? ठीक है जी। इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस और नॉट, बिजनेस के लिए किया हो या ना किया हो, ठीक है जी। विदाउट कंसिडरेशन की बात हो रही है। अब भाई है, पैसा नहीं लेता भाई, रिलेटेड पर्सन है, बिजनेस के लिए मैं उसकी हेल्प ले रहा हूं, पर्सनल के लिए हेल्प नहीं ले रहा। अगर पर्सनल के लिए लूंगा कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। सप्लाई सेक्शन 7(1)(c) प्लस पैरा 4 शेड्यूल 1। सर इतना याद हो जाएगा बच्चों? अगर इतना याद ना हो तो सेक्शन 7 रेड विद शेड्यूल 1 ऐसे लिख देना, गलत मत लिख के आना वरना पूरा कट जाएगा। सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट रेड विद शेड्यूल 1, ठीक है जी। अदर केसेस में इट इज नॉट अ सप्लाई। तो समझ गए दोस्तों? इंपोर्ट ऑफ सर्विस कंसिडरेशन हो या ना हो, सॉरी कंसिडरेशन हो, सेक्शन 7(1)(b) कवर कर रहे हैं पहले, कंसिडरेशन हो, ठीक है, बिजनेस के लिए हो या ना हो, सेक्शन 7(1)(b). रिलेटेड पर्सन है, बिजनेस के लिए दे रहा है, जीएसटी एप्लीकेबल। विदाउट कंसिडरेशन दे रहा है, जीएसटी एप्लीकेबल। रिलेटेड पर्सन है, विदाउट कंसिडरेशन सर्विस दे रहा है, अदर केसेस है, मेरे घर के लिए या किसी और चीज के लिए सर्विस दे रहा है, कोई सप्लाई नहीं है। ठीक है जी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। सर कैसे खिला रहे हो आप, बड़ा घुमा रहे हो सर, आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ घुमा देते हो सर आप। हाँ बच्चों घुमाना जरूरी है। हम दोबारा आते हैं अपने सेक्शन 7(1) पे। अच्छा जी, आ गए हम अपने मेन पेज पे। अब हम करते हैं सेक्शन 7(1)(c), द एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 मेड और एग्रीड टू बी मेड विदाउट ए कंसिडरेशन। सर इसमें से 4 एक्टिविटीज हैं सेक्शन 7(1)(c) के शेड्यूल 1 में। शेड्यूल 1 में 4 एंट्रीज हैं, जिसमें से एक हमने अभी कर ली, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय ए टैक्सेबल पर्सन या पर्सन, टैक्सेबल पर्सन को इरेज कर दिया उन्होंने, टैक्सेबल पर्सन को टैक्सेबल हटा दिया उन्होंने, सिर्फ पर्सन लिखा हुआ है अब यहाँ पे। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय ए पर्सन फ्रॉम एनी ऑफ हिज रिलेटिव्स आउटसाइड इंडिया। अब सर रिलेटिव की डेफिनेशन और करा दो, रिलेटिव है कौन, हमें तो यही नहीं पता। जहां पे कंफ्यूजन हुए दोस्तों कि ये रिलेटेड पर्सन कौन होंगे, डेफिनेशन पे आ जाते हैं। अरे ये क्या कर दिया आज हमारे एडिटर साहब ने, बैनर ही चेंज कर दिया, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों अब पढ़ते हैं रिलेटेड पर्सन है कौन। ये साला रिलेटेड पर्सन है कौन हमें पता कैसे चलेगा? अब मैंने सेक्शन 2 में खूब दिमाग लगाया, सेक्शन 2 में कहीं रिलेटेड पर्सन मिला ही नहीं बच्चों, दिमाग की दही हो गई। फिर मेरा दिमाग की बत्ती जली। कैसे जली? मैंने सेक्शन 15 के अंदर एक चीज पढ़ी, सेक्शन 15 के अंदर, सेक्शन 15 के अंदर दोस्तों रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन है, एक एक्सप्लेनेशन दी हुई है, persons shall be deemed to be related persons if। अच्छा पहले आप अपना दिमाग लगाओ, हम लोग बाद में पढ़ेंगे इसको, पहले अपना दिमाग लगाओ, कौन रिलेटेड पर्सन होना चाहिए? सर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसके 2 डायरेक्टर हैं ए और बी, क्या ये दोनों रिलेटेड पर्सन होने चाहिए? ठीक है जी, यस। नंबर 2, पार्टनरशिप फर्म है एबीसी, इनके पार्टनर हैं ए और बी, क्या ये दोनों रिलेटेड पर्सन होने चाहिए? आंसर इज यस। अब ए और बी दोनों एम्प्लॉयर एम्प्लॉई हैं, ए एम्प्लॉयर बी एम्प्लॉई, क्या ये दोनों रिलेटेड पर्सन होने चाहिए? आंसर इज यस। अब एक कंपनी थी एबीसी,
ठीक है, इसको कोई और मैनेज कर रहा है, थर्ड पर्सन, ठीक है, ये दो पर्सन मैनेज कर रहे हैं, पार्टनर्स ए और बी है, लेकिन ये थर्ड पर्सन इन दोनों को मैनेज कर रहा है। दो बंदे मत बनाओ, कंफ्यूज हो जाओगे। ये है मिस्टर एक्स, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इस एबीसी कंपनी को मैनेज कर रही है, जिसमें ये दोनों पार्टनर है, तो एक्स भी रिलेटेड पर्सन हो गया। ठीक है जी, वो डायरेक्टली पार्टनर नहीं बना, डायरेक्टर नहीं बना, लेकिन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसके ऊपर काम कर रहा है। ये दोनों बंदे ए और बी किसी सी बंदे को मैनेज कर रहे हैं, ये भी इसको मैनेज कर रहा है, ये भी इसको ऑर्डर दे रहा है, ये भी इसको ऑर्डर दे रहा है, तो ये सारे रिलेटेड हो जाएंगे, ए बी सी। ठीक है जी, आइए अब हम इसको पढ़ते हैं, अब जो हमने पढ़ा वही लिखा हुआ पाएगा। ठीक है जी, और एक चीज और लिखी हुई होगी, दे आर द मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, वो दोनों सेम फैमिली के मेंबर और एक एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन के लिए भी हम अभी आएंगे, एजेंट और प्रिंसिपल के ऊपर अपनी एक अलग वीडियो हम बनाएंगे। पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी रिलेटेड पर्संस इफ सच पर्संस आर ऑफिसर्स या डायरेक्टर्स ऑफ वन अनदर्स बिजनेस। ठीक है जी, लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स, वो दोनों लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स हैं, मतलब पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स हैं। सच पर्संस आर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई है तो भी रिलेटेड पर्सन होने चाहिए। A third person controls greater than 25% voting shares of both of them। मेरी कंपनी है ABC, उसकी कंपनी है DEF, इन दोनों कंपनियों को एक ही बंदा X कंट्रोल करता है, तो ये ABC और DEF भी रिलेटेड पर्सन हो गई। ठीक है जी, उसने 25% स्टेक दोनों कंपनियों में खरीद रखा है, 25% इसमें 25% इसमें। पेपर में क्वेश्चन आएगा 20% स्टेक खरीद रखा है, whether they are related person or not। फिर वहां पे तोते और दिमाग खुजेंगे, हाँ 25 था कि 20 था, ग्रेटर देन और इक्वल टू 25%, इक्वल टू 25, अगर 25% भी इक्वल पूरे एग्जैक्ट 25% है तो भी रिलेटेड पर्सन है, 24.9 है तो रिलेटेड पर्सन नहीं है। वन ऑफ देम डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल्स द अदर्स, एक बंदा इनडायरेक्टली या डायरेक्टली उसको कंट्रोल करता है दूसरे बंदे को, वो दोनों बंदे भी रिलेटेड पर्सन हो जाएंगे। ए थर्ड पर्सन कंट्रोल्स इनडायरेक्टली बोथ ऑफ देम, एक थर्ड पर्सन था वो ए और बी को दोनों को कंट्रोल कर रहा था, तो ए और बी भी रिलेटेड है, वो थर्ड तो रिलेटेड है ही है। सच पर्सन टुगेदर कंट्रोल ए थर्ड पर्सन, मैं हूं ए वो है बी, हम दोनों मिलकर सी को कंट्रोल करते हैं, तो ए और सी तो पहले रिलेटेड थे, ए और बी भी रिलेटेड हो जाएंगे, सब आपस में रिलेटेड हो गए। ठीक है जी, सच पर्सन है मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, इस फैमिली को कौन है फैमिली, ये भी एक बार देखते हैं। One of them is the sole agent या sole distributor of the other and shall be deemed to be related, वो सब आपस में related person माने जाएंगे। तो related person की definition कहाँ है, सेक्शन 2 में नहीं है, explanation to section 15 में है। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा related person, where is related person defined, आप लिखोगे सेक्शन 2, नहीं, explanation to section 15। ठीक है जी बच्चों, अब सच पर्सन है मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, सर फैमिली की डेफिनेशन का है, अब ये तो सेक्शन 2 में दे दो सर, सब कुछ ही अलग अलग जगह आएगा तो हम परेशान हो जाएंगे। कोई बात नहीं बच्चों, इसको हम आपको सेक्शन 2 में ही देते हैं इसकी डेफिनेशन, सेक्शन 2 सबसेक्शन 49। फैमिली की डेफिनेशन करते हैं दोस्तों। रिलेटेड पर्सन कौन है, मींस स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ द पर्सन, बीवी बच्चे, स्पाउस का मतलब बीवी, सर बीवी बाहर रहती है, बच्चे बाहर रहते हैं, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, गुड क्वेश्चन, गवर्नमेंट को नहीं पता था ये चीज। हो सकता है ना कोई उसकी गवर्नमेंट, उसकी कोई जॉब हो आउट ऑफ इंडिया और हस्बैंड बेचारे की जॉब हो यहाँ इंडिया, या उसकी जॉब हो आउट ऑफ इंडिया, बीवी का धंधा हो यहाँ इंडिया में। ठीक है जी, मींस स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ द पर्सन, पर्सन कौन, वही इसकी डेफिनेशन हमने करी थी, इंडिविजुअल, HUF, ठीक है, वो तो याद हो चुकी है अब आपको सारी, हर बंदा कवर्ड है वहां पे। पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे फादर मदर, मेरे दादा दादी, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे भाई बहन, ऑफ द पर्सन मतलब कि मैं, असेसी जो GST देगा, इफ दे आर होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन द सेड पर्सन, अगर वो आपके ऊपर होली और मेनली डिपेंडेंट हो तो ही वो रिलेटेड पर्सन में काउंट होंगे, अदरवाइज दे आर नॉट रिलेटेड पर्सन। सर ये कुछ अलग है, आज तक इस तरीके की फैमिली नहीं सुनी हमने कि जो डिपेंडेंट हो बस। देखो स्पाउस एंड चिल्ड्रन के अंदर क्या डिपेंडेंट लिखा है, नहीं लिखा,
यानी कि स्पाउस एंड चिल्ड्रन तो बाय डिफॉल्ट रिलेटेड पर्सन फैमिली में काउंट होंगे ही होंगे। ठीक है जी, दे विल बी बाय डिफॉल्ट काउंटेड इन फैमिली। पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ द पर्सन इफ दे आर होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन द सेड पर्सन। मतलब क्या हुआ, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वो तब डिपेंडेंट बनेंगे, तब फैमिली बनेंगी इफ दे आर होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन द सेड पर्सन। सेड पर्सन के दे आर होली और मेनली डिपेंडेंट, मतलब वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। आउट ऑफ इंडिया बेशक चलेंगे, डिपेंडेंट मेरे ऊपर है। तो दोस्तों अपने को डेफिनेशन समझ में आ गई है। अब फैमिली का मतलब क्या है, स्पाउस एंड चिल्ड्रन। ठीक है, और पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स तब होंगे जब वो डिपेंडेंट होंगे, अदरवाइज दे आर नॉन रिलेटेड पर्सन। उनका ट्रीटमेंट वही होगा जो नॉन रिलेटेड पर्सन का होता है। रिलेटेड पर्सन वाला शेड्यूल 1 का पॉइंट नंबर 4 नहीं लगेगा। यानी कि अगर वो रिलेटेड पर्सन है आपके, होली और मेनली डिपेंडेंट। अब पेपर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं बच्चों, पेपर में ना क्वेश्चन आते हैं बड़े ट्रिकी से इस चीज के ऊपर कि भैया मेरा एक ब्रदर है मिस्टर एक्स, हु इज ए वेल नोन लॉयर इन यूएसए। सर वेल नोन लॉयर होगा तो वो मेरे ऊपर क्यों डिपेंडेंट होगा, यानी कि वो मेरा रिलेटेड पर्सन नहीं है। रिलेटेड पर्सन नहीं है तो फिर मैं सेक्शन 7(1)(b) के अकॉर्डिंग चलूंगा। सेक्शन 7(1)(b) कंसिडरेशन इन्वॉल्व है इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है तो जीएसटी लगेगा। प्रॉपर जो एक नॉन रिलेटेड पर्सन के साथ ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं वही ट्रीटमेंट लगेगा। अब हम दोबारा आते हैं अपने पॉइंट पे। सबसे पहली बात, पेपर में क्वेश्चन आते ही साथ ये देखना है क्या इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो रहा है। हाँ जी, इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो रहा है। ठीक है जी, पक्का आता है इस पे क्वेश्चन दोस्तों, प्लीज इसको सीरियसली लेना। आपको लगेगा कि राहुल सर आज बहुत मुश्किल करा रहे हैं, लेकिन ये पेपर में क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले ये देखना है क्या इंपोर्ट ऑफ सर्विस हुआ है। नंबर 2, क्या वो रिलेटेड पर्सन है। एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15 रेड विद सेक्शन 2, क्या वो रिलेटेड पर्सन है, यस और नो। पेपर का फ्लो ऐसे चलना है आपके क्वेश्चन का, भैया इंपोर्ट ऑफ सर्विस हुआ है। ठीक है जी, तो आइदर सेक्शन 7(1)(b) और शेड्यूल 1 का कोई पॉइंट लगेगा, पॉइंट नंबर 4 ऑफ शेड्यूल 1 लगेगा। ठीक है जी, इसके बाद आपका माइंड क्या काम करना चाहिए, भैया इंपोर्ट ऑफ सर्विस तो ये क्या ये रिलेटेड पर्सन है या नहीं है। सेकंड पॉइंट हो गया रिलेटेड पर्सन यस और नो। अब रिलेटेड पर्सन है तो हम चले जाएंगे शेड्यूल में, अगर रिलेटेड पर्सन नहीं है तो हम यहीं रहेंगे और पूछेंगे भैया कंसिडरेशन इन्वॉल्व है या नहीं है। ठीक है जी, फिर हम पूछेंगे इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है या नहीं है, पर्सनल यूज तो नहीं है। देखो कितनी सारी चेन है, आपको 3-4 चीजें इकट्ठी लेके चलनी पड़ेगी तब जाके आपका क्वेश्चन ठीक होगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। ठीक है जी, रिलेटेड पर्सन है तो हम यहां पे आएंगे। ठीक है, सप्लाई हो जाएगी। अगर अदर केसेस बचते हैं तो उस पर कोई जीएसटी नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल है ना आज इसको अच्छे से रिवाइज करना। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं आपको हमारी क्लास पसंद आ रही होगी। आप ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करते रहिए दोस्तों। हमारा कंटेंट और वीडियोस टोटली फ्री है और हमेशा फ्री रहेगी दोस्तों। ऐसा कुछ नहीं है कि आज मैं फ्री कर रहा हूं और बाद में मैं इसके चार्जेस लगाऊंगा, मेरा ऐसा कतई मोटिव नहीं है। आप ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहिए दोस्तों। जय हिंद। Learn something from everyone you meet in your life, whether they are your juniors or seniors, because nobody knows everything, but everybody knows something. And education and hospitalization should never be commercialized. Jai Hind.